जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान यहाँ पे करना है। थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु, तो यहाँ पे देखो पारा, मैग्नीशियम, सिल्वर या फिर गोल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पारा हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पारा का जो प्रतीक होता है यानी इसका होता है Hg, और क्वेश्चन पूछे इसका कि बताओ परमाणु क्रमांक जो होता है इसका कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है इसका बताओ कितना होता है, 80 होता है, यानी 80 होता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पारा जो है चमकदार और सफेद धातु जो आनुपातिक तौर पर बहुत वजनी होता है, और यह साधारण गर्मी एवं सर्दी में द्रव रूप में रहता है। तो पारा का जो प्रयोग है किस में करेंगे भाई, थर्मोमीटर में करेंगे। यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय या फिर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, लेड या फिर टंगस्टन, पारा या फिर यहाँ पे ब्रोमीन। पारा सही होगा भाई, क्या होगा, पारा, यानी हमारा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि जो पारा है इसका प्रतीक क्या होता है, Hg होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है इसका, 80 होता है। उसके बाद में बात करें कि आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी जो होता है उसके डी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है भाई। तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन। उपयोग के लिए पूछे तो अभी जैसा क्वेश्चन में पूछा था कि उपयोग बताओ क्या कहां पे करेंगे, तो अभी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर या फिर बैरोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है। तो इन सभी में क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लोहा या फिर स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनोडाइजिंग या फिर गैल्वेनीकरण या फिर विद्युत लेपन या फिर मिश्र धातुकरण। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, किसके लिए पूछा है, लोहे या फिर स्टील पर। तो लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे भाई, गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो लोहे, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को
गैल्वेनीकरण, या फिर गैल्वेनोकरण कहते हैं। उसके बाद में जो कॉपर है, तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों को बनाते समय विद्युत लेपन को बनाते समय विद्युत लेपन तथा विद्युत तार बनाने में किया जाता है। क्लियर साथियों? तो कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तो यहां पे Al या फिर Sn या फिर यहां पे Au या फिर यहां पे Pb। तो यहां पे हो जाएगा भाई Sn हो जाएगा। क्या होगा? Sn, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो यहां पे देखो, कॉपर यानी तांबा और जस्ता यानी जिंक के साथ कांस्य बनाने के लिए टिन रासायनिक तत्व को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? Sn होता है। क्या होता है? Sn। क्या हो जाएगा यहाँ पे? टिन हो जाएगा। परमाणु संख्या के लिए पूछे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, परमाणु संख्या बताओ कितनी होगी? तो 50 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? 50। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जो जिंक है कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, या कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है, या कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, या कॉपर की तुलना में कम ऑक्सीकृत होता है। तो क्या होगा भाई? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर बताओ पानी का निर्माण होगा, या जिंक सल्फेट बनता है, या फिर जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है? कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे जो जिंक है यानी जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल योजित कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 5H2O। ये क्या हो जाएगा भाई? रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? कौन सा लचीला और कोमल है? बताओ, सल्फर, कार्बन, तांबा, या फिर फास्फोरस। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? यानी फास्फोरस नहीं होगा, कॉपर सही होगा भाई। इसमें क्या होगा? कॉपर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या पूछा है? लचीला और कोमल। तो यहाँ पे तांबा यानी कॉपर हो जाएगा। प्रतीक क्या होता है इसका? Cu होता है। परमाणु क्रमांक पूछे तो आपको कितना बता है? यहाँ पे 29 बताना है। ठीक है, 29। चलो जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका विस्थापन होता है? किसका विस्थापन होता है भाई बताओ? जस्ते का, सल्फेट का, हाइड्रोजन का, या फिर तांबा यानी कॉपर का? कॉपर का होगा भाई। किसका होगा? कॉपर का, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जिंक ऑक्साइड बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, तो यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, यानी कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यहां पे पहले स्पेस है, गैस विकसित होती है, यानी कौन सी गैस विकसित होती है? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सही होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। यहाँ पे जो फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे Zn यानी जिंक प्लस क्या हो जाएगा? 2HCl। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? Zn हो जाएगा और Cl2 प्लस क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो कौन सा होगा? हाइड्रोजन, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टिन से महंगा होता है। या फिर जिंक का क्वथनांक टिन से अधिक होता है, या जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, या जिंक टिन से कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो जो जिंक है टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो बताओ Zn, या फिर यहाँ पे Cu, Mn, या फिर यहाँ पे Mg। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? Zn हो जाएगा, यानी जिंक। तो कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो Zn का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे जिंक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? मैग्नीज के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है, या उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, या मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, या यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है, या फिर ये क्या करता है भाई? यहाँ पे आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, यानी उच्च तापमान पर स्तर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। सही होगा भाई बी ऑप्शन, क्योंकि मैग्नीज के बारे में इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा भाई? उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, यानी हम कौन से को टिक करेंगे? यहाँ पे करेंगे भाई बी ऑप्शन को। तो मैग्नीज जो है एक रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि ये अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज के बारे में कौन सा सही नहीं है भाई? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पे क्या करेंगे? हम टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है Zn, या फिर यहाँ पे Ca, Mg, या फिर यहाँ पे Pt।
तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पीटी। क्या होगा? पीटी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब पीटी का जो मतलब होता है बताओ क्या होगा? पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। क्या होगा भाई? प्लेटिनम हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सी है, एल आई, पी, एच ई। तो यहां पे हो जाएगा एल आई। क्या होगा? एल आई। एल आई का मतलब क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम होता है। और लिथियम जो है बताओ एक क्या है? एक रासायनिक धातु। रासायनिक क्या है? धातु जो साधारण परिस्थिति में साधारण परिस्थिति में प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यानी इनमें से कौन सी धातु है जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो पोटेशियम या फिर निकल या फिर स्वर्ण या फिर रजत, स्वर्ण या फिर प्लेटिनम, रजत या फिर यहाँ पे प्लेटिनम। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, देखो प्लेटिनम या फिर रजत, स्वर्ण या फिर प्लेटिनम। स्वर्ण या फिर प्लेटिनम सही होगा, बी ऑप्शन। क्लियर? कौन सा होगा? बी ऑप्शन। स्वर्ण यानी सोना, प्लेटिनम, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? इनमें से हथेली पर रखने पर कौन सा पिघल जाएगा भाई? तो सी एस और एन ए और जी ए और सी एस, एल आई और यहाँ पे है एन ए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है? तो यहाँ पे जी ए और सी एस यानी गैलियम और सीजियम। ठीक है? कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु का क्षय नहीं होता है? कौन सी धातु का क्षय नहीं होता है भाई? मैग्नीशियम का या फिर कैल्शियम का, लोहा का या फिर प्लेटिनम का? प्लेटिनम का होगा भाई। क्या होगा? प्लेटिनम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। क्लियर? अगर पूछे आपको कि बताओ इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक पीटी हो जाएगा भाई। इसका क्या हो जाएगा? पीटी हो जाएगा। पूछे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना बताना है? आपको बताना है 78, 78 होता है। ठीक है? तो यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन।
धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गैलियम या फिर पोटेशियम। अभी ये क्वेश्चन किया था भाई, तो सीजियम और गैलियम, इसमें कौन सा है? गैलियम। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने हथेली पर धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है, के, Na, Ga या फिर Ba। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा Ga हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? इनमें से टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 या फिर यहाँ पे है 3083 या फिर यहाँ पे 3830 या फिर 3308। तो यहाँ पे कितना होगा? ए ऑप्शन होगा भाई, 3380 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आपको पूछे इसका उपयोग, तो उपयोग आपको बताना है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राकृतिक गैस यानी CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है बताओ? CO2 या फिर N2, H2 या NH3। तो यहाँ पे CO2 यानी कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है भाई? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस यानी CH4 के जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्राकृतिक गैस को जीवाश्म गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? बिटुमिन्स या फिर लिग्नाइट या फिर सब बिटुमिन्स या फिर एंथ्रेसाइट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाई एंथ्रेसाइट, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बताओ। लकड़ी, गाय का गोबर, इथेनॉल या फिर परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा सही होगा भाई। क्या होगा? परमाणु ऊर्जा, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड, उभय धर्मी ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? अम्लीय ऑक्साइड। क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताओ भाई उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे द्रवीकरण। द्रवीकरण जो है हमारे डी ऑप्शन में है भाई, सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? सल्फर और फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, सल्फर और कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होगा? तो मीथेन, एथेन, ब्यूटेन,
प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मीथेन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे CO प्लस OH या फिर CO यहाँ पे प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस OH। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी CO2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है भाई, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मीथेन यानी CH4 के अणु भार की गणना करें। तो यहाँ पे 18 या फिर 16, 26, 20, 16 होगा भाई, क्या होगा 16, यानी जो मीथेन है, मीथेन का अणुभार जो है वो कितना है 16। तो यहाँ पे कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, या फिर कार्बन नेचुरल गैस यानी CNG, या फिर यहाँ पे सेंट्रल नेचुरल गैस यानी CNG, या कॉमन नेचुरल गैस CNG। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए पूछा है, मोटर वाहनों के लिए पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड, यहाँ पे नेचुरल और फिर गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है भाई, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताओ, बेंजीन का या फिर ब्यूटेन का, एथेनॉल का, एल्कोहल का? यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।